अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, इसलिए स्मोकिंग मारता है। शराब पीना भी हेल्थ के लिए इंजरियस है। याद है एक गाना, नो डाउट ये गाना बड़ा मशहूर है और इसने वोदका को भी काफी मशहूर कर दिया, एक और टाइप की दारू। और जब दारू की बात करते हो तो क्या शोले का ये सीन भूल जाते हो जब वीरू टंकी पे चढ़ गया था बसंती के लिए, मौसी से परेशान होकर के, ताकि मौसी मान जाए और बसंती की शादी उससे करा दे। यार दारू पी करके तो ना बहुत अजीब तरह काम होते हैं। इंडीड शोले में जय और वीरू की जोड़ी को कौन याद नहीं करता, लीजेंड है ये। और इन दोनों की दोस्ती और एक साथ किए हुए काम आज भी हमें उस मूवी में याद आते हैं। यार दोस्तों एक और भी थे, जय और वीरू नहीं, इन दोस्तों ने भी एक ईगल बार में एक दिन बियर का ग्लास लेकर के कुछ बातें बोली, वो बातें जो लीजेंड बन गई। बातें क्या बोली थी इसका बोर्ड तो आज भी लगा हुआ है उस बार के बाहर। बात थी 28 फरवरी 1953 की, जब वाटसन क्रिक ने अपने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाया था लोगों को इसी बार में। उसी डीएनए के स्ट्रक्चर की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, और नोबेल प्राइज तो मिलना भी था। आखिरकार उन्होंने एक ऐसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताया था जिसके बारे में आज हम जानते हैं कि लाइफ की हर गुत्थी का हल उसमें है। वो जीवन की कुंजी है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो गवर्न करता है कि हमारी लाइफ कैसे होगी, जो डिसाइड करता है कि हम क्या हैं और क्या होंगे। इनकी डिस्कवरी के साथ भी कैरी मुलिस की ये लाइनें काफी अच्छी बैठती हैं कि गुड आइडिया के लिए बहुत कुछ होना जरूरी है, और उनमें बहुत कुछ के अंदर है कोइंसिडेंसेस, नेविटी और कुछ लकी मिस्टेक्स। अदरवाइज जो काम उन्होंने किया था और जो स्ट्रक्चर उन्होंने समझाया था, डाटा तो जनरेट करने वाले कोई और लोग थे, लेकिन नियति में तो इन्हीं का नाम लिखा हुआ था। यही थे जो उस डाटा को समझ पाए और उसे इंटरप्रेट करके वो स्ट्रक्चर बना पाए, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला। कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं बट हम समझ नहीं पाते, अगर समझ जाते हैं तो भाई कामयाब हो जाते हैं। आई फ्लाई के तरीके भी कुछ ऐसे ही हैं, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। लाइनों के पीछे छुपी हुई वो इन्फॉर्मेशन जो कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, वो भी सामने ला खड़ा कर देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो ये पूछने वाले हैं ना कि भाई तुम्हारी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कितनी लाइनें याद कर रखी हैं, रट कितनी रखी हैं। इससे एग्जाम क्लियर नहीं होता। एग्जाम क्लियर करने के लिए तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन कहां से और उसका मतलब क्या था, देखने का एंगल क्या था। क्वेश्चन नंबर 75, एसिंक्रोनस एनिमल सेल्स। एसिंक्रोनस का मतलब होता है कि एक ऐसा कल्चर जिसमें सेल्स अलग अलग स्टेज में, कोई सेल G1 में, कोई G2 में, कोई M में, कोई S में, इनको स्टेन किया गया, फ्लोरोसेंट किया गया, इनके डीएनए बाइंडिंग टैग के साथ में, फिर फ्लो साइटोमेट्री में एनालाइज किया गया कि डीएनए क्वांटिटी कितनी है। ये जो पीक की हाइट है ये क्वांटिटी को इंडिकेट कर रही है, और यहां पे दो पीक दिख रही हैं। जब भी कभी ये दो पीक वाले डायग्राम देखो और सेल साइकिल की बात करो तो समझो कि ये है आपकी नॉर्मल सेल, मान लीजिए डिप्लॉयड है तो 2x, और ये वाली पीक इंडिकेट कर रही है आपके 4x के लिए। सेल साइकिल के लेक्चर को रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर इस ग्राफ को और अच्छा समझाया गया है। अब क्योंकि यहां इस डायग्राम में ट्रीट करने के बाद मुझे केवल ये 4x वाली पीक मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें याद होगा कि सेल साइकिल में G1 फेज के अंदर अगर 2x डीएनए है तो S फेज के स्टार्टिंग में तो 2x होता है, लेकिन S फेज में डीएनए डिवाइड करता है तो S फेज के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो 4x हो जाएगा। मतलब अगर वो डिप्लॉयड था तो टेट्राप्लॉयड हो चुका है यहां तक। और ये 4x M फेज के मिडिल तक रहता है, मतलब मेटाफेज एनाफेज तक 4x रहेगा पर सेल। लेकिन जैसे ही टीलोफेज आएगा ये सेल बढ़ जाएगी 2 हिस्सों में, और हर सेल के अंदर 2x हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पे ज्यादातर सेल्स मेरी दिखाई दे रही हैं मुझे डबल अमाउंट ऑफ डीएनए दी हुई, तो इसका मतलब या तो ये G2 की है या फिर ये मिडल M फेज की, एनाफेज तक की। तो आंसर है C। आई फ्लाई की क्लासेस में हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए हर टॉपिक बहुत बड़ा है, उस टॉपिक में से केवल कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अगर आप ये वीडियोस कंटिन्यूअस काफी टाइम से देख रहे हो तो इतना तो आपको समझ में आने लगा होगा कि हर एग्जाम में मोर और लेस कुछ कॉमन बातें पूछी जाती हैं। ये पता लगाना कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, ये हम लोग का एक्सपीरियंस है, और इसीलिए हम जो सिलेबस डिजाइन करते हैं, जो क्लासेस में पढ़ाते हैं, ये मैटर उस कंसाइज पॉइंट पर टिका होता है जिसकी वजह से हम कम पढ़ करके ज्यादा नंबर स्कोर कर लेते हैं। क्लासेस लाइव अवेलेबल है स्काइप पर। जिन लोगों के पास लाइव आने का टाइम नहीं होता, उनकी कॉलेज की क्लासेस होती हैं, या फिर वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, या फिर उनकी घर की कंडीशन ऐसी है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर क्लास के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि रात को 12 बजे के बाद मौका मिल रहा है पढ़ने का। इन क्लासेस को करने के लिए सही मायने में कोई टाइम नहीं चाहिए, केवल एक इच्छा शक्ति चाहिए। क्या तुम अपने एग्जाम वाकई में क्लियर करना चाहते हो?
क्या तुम डेडिकेटेड हो अपना एग्जाम पार करने के लिए? और अगर तुम तैयार हो और तुम्हारे पास टाइम है, चाहे रात के 2 बजे का हो, तो भाई हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। आई फ्लाई की क्लासेस तुम्हारे लिए तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग है। जब भी तुम चाहोगे तब क्लास आएगी। अब बताओ कैसे बचोगे, कितने बहाने बनाओगे? बहुत बार तो हम लोग ये कहते रहते हैं हमारी कंडीशन ऐसी है, हमें पढ़ाने वाले नहीं मिलते, हमारे शहर में कोई कोचिंग नहीं है, हमारे पास कोई टीचर नहीं है। अब टीचर तुम्हारे घर पर है, टाइम भी तुम्हारे अकॉर्डिंग है। अब एग्जाम से बच सकते हो क्या? अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो भाई एग्जाम भी निकलेगा। पता है, एग्जाम एक तुम्हारे मन का एक डर है। जब तक तुम अपना आलस नहीं छोड़ते, खड़े नहीं होते, तैयारी करने का मन नहीं बनाते, तब तक एग्जाम पार नहीं होता। सप्ताह में कुछ दिन भी दोगे पढ़ने के लिए तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। बस ये भी बात है कि देखो, किसान की तरह जितनी मेहनत अपने खेत में करोगे, फसल भी उतनी अच्छी होने वाली है। जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो पढ़ने में, एग्जाम के रिजल्ट भी उतने अच्छे होंगे। देखो, हम लोग तो तुम्हारे अकॉर्डिंग है। कम पढ़ना चाहते हो कम पढ़ लो, ज्यादा पढ़ना चाहते हो ज्यादा पढ़ लो। बट ये तुम भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूं कि जितनी ज्यादा मेहनत हम लोग करेंगे, रिजल्ट भी उतने ही बढ़िया आएंगे। क्वेश्चन नंबर 76। अब इनमें से कौन सा EIF2 अल्फा काइनेज है? देखिए, ये जो नाम होते हैं इनको पढ़ना सीख लो। स्मॉल ई का मतलब है यूकैरियोटिक, और IF का मतलब है इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर फॉर ट्रांसलेशन। और यहां 2 अल्फा काइनेज की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जो अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स में एक्टिव होता है। देखिए, हमारी सेल में एक डिफेंस सिस्टम है, हर सेल के अंदर। ये मैं इम्यून सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सेलुलर लेवल पर डिफेंस सिस्टम है जो ये इंश्योर करता है कि जो आरएनए बन रहे हैं ठीक बन रहे हैं, यानी अगर आरएनए गड़बड़ बन रहे हैं तो डिग्रेड कर देते हैं उनको। तो सिमिलरली जो प्रोटीन बन जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, अगर वो प्रोटीन मिसफोल्डेड है तो वह कार्ल नेक्सिन, कार्ल रेटिकुलिन, बिप नाम के चैपरॉन्स होते हैं, लैक्टिन्स कुछ एक, जो कार्बोहाइड्रेट लगे हुए प्रोटीन्स को पहचानते हैं, तो बिना कार्बोहाइड्रेट लगे प्रोटीन्स को पहचान लेते हैं और ये चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं। खास तौर से बिप नाम का मॉलिक्यूल, जो कि एक मॉलिक्यूलर चैपरॉन है, ये प्रोटीन्स को हेल्प करता है कि भाई सुधर जाओ, ठीक से मुड़ जाओ। बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर ये प्रोटीन ठीक से फोल्ड नहीं हो रहा तो छोड़ नहीं देते इसको, क्योंकि अगर अनफोल्डेड प्रोटीन छोड़े तो अनफोल्डेड प्रोटीन आपस में चिपक करके क्लस्टर तैयार कर लेते हैं, और थर्मोडायनेमिकली ये भी काफी स्टेबल होते हैं। अमाइलोइड प्लाक की कहानी याद है अल्जाइमर डिजीज के अंदर, जो न्यूरॉन्स में होती है, वहां इसी सिस्टम में दिक्कत है। अनफोल्डेड प्रोटीन आपस में चिपक करके अमाइलोइड प्लाक बनाते हैं, और जिससे ये बुरी बीमारी होती है अल्जाइमर डिजीज, न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारी आज की तारीख में हम लोग जानते हैं जो केवल अनफोल्डेड प्रोटीन की वजह से होती हैं, और इन्हीं बीमारी को स्टडी करते करते हमें समझ में आया कि देयर इज अ डिफेंस सिस्टम। अनफोल्डेड प्रोटीन को पहचान करके PERK नाम के काइनेज एक्टिवेट होते हैं, जो कि आपका आंसर भी है, और ये बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं अलग अलग पाथवेज के द्वारा, जो पाथवे मिलजुल करके ये इंश्योर करती हैं जो ये अनफोल्डेड प्रोटीन्स हैं ये सेल में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। समस्याओं को रोकने के इलाज है। क्वेश्चन नंबर 76। इकोलाई आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 6 सब यूनिट हैं, 2 अल्फा की, एक बीटा की, एक बीटा डैश की, एक ओमेगा की। हालांकि ओमेगा को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, काफी लोग बोलते हैं काफी लोग बोलते हैं नहीं है, बट चलो बोल रखा है मान लेते हैं। और साथ में एक सिग्मा। आरएनए पॉलीमरेज की यूनिट कितनी है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है सिग्मा। सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज नाम के ट्रक के लिए ड्राइवर की तरह काम करता है, और सिग्मा है जो पहचानता है कि प्रमोटर कहां है। सिग्मा 70 एक जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो ज्यादातर जीन्स को ऑन करने के लिए आता है। अदरवाइज बैक्टीरिया में और बहुत तरह के सिग्मा मिलते हैं, सिग्मा 32, सिग्मा 18, सिग्मा 54, अलग अलग टाइप की जीन को एक्सप्रेस करने के लिए। जीन कौन सी एक्सप्रेस करेगी ये सिग्मा कंट्रोल में। आरएनए पॉलीमरेज नहीं जानता कि कहां बाइंड करना है। देखिए, बैक्टीरिया का जो प्रमोटर होता है वहां पर 2 इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, -10 और -35। उन सीक्वेंस को ही पहचानने का जिम्मा सिग्मा का है। सिग्मा के पास ही हेलिक्स टर्न हेलिक्स लूप्स मिलते हैं जो इन 2 साइड से पहचान सकते हैं, और वो आरएनए पॉलीमरेज को करेक्टली यहां लेके आते हैं और बाइंड करा देते हैं। सिग्मा का काम केवल इनिशिएशन तक है, इसलिए जब सिग्मा अपना काम कर लेता है, जब आरएनए बनना शुरू हो गया तो सिग्मा चला जाता है छोड़ करके। सिग्मा है जो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करवाने में कि प्रमोटर कहां पर है और कहां पर है। उसमें -10 और -35 सीक्वेंसेस जो कि प्रमोटर की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है। ऑप्शन नंबर बी। CSI और नेट का खास तौर से जो सिलेबस है, ये सिलेबस इतना ब्रॉड है कि इसमें बहुत सारे एग्जाम समझ आते हैं। गेट के भी काफी सारे पेपर कवर हो जाते हैं। DBT JRF हो, सेलेक्ट हो, PhD का एंट्रेंस हो, ICMR का JRF हो, ये ARS हो, अकेले CSI और नेट के एग्जाम की तैयारी से इन एग्जाम्स की भी सभी तैयारी हो जाती है। हाँ, कुछ एग्जाम में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। इंडियट अगर आपने CSI और नेट और गेट दोनों की तैयारी कर ली एक साथ, तो उसके बाद ज्यादातर एग्जाम कवर हो जाते हैं। कभी दिमाग में यह मत लेके आओ कि हर एग्जाम के लिए तैयारी अलग से करनी होती है। तैयारी हमेशा ऐसी होनी चाहिए
कि आप किसी भी टॉपिक को हर उस एंगल से पढ़ो कि जहां कहीं भी वो पूछा जा सके, आप उसकी बात कर सको। अब जैसे CSIR के अंदर अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं तो जहां वो ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात करेगा, तो भाई ICMR के एग्जाम में सेम वही इंफॉर्मेशन डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, तो गेट के अंदर उस इंफॉर्मेशन की इंप्लीकेशन आती है। इंफॉर्मेशन तो सेम वही है ना। इसलिए जब हम इंफॉर्मेशन पढ़ाते हैं तो अपनी क्लासेस के अंदर ये ध्यान रखते हैं कि हर इंफॉर्मेशन को हर एंगल से पढ़ाया जाए, ताकि फिर जब भी कोई भी क्वेश्चन आप देखो तो आपको केवल एक ही बात याद आए, आई फ्लाई का एहसास, तो फिर घबराने की क्या बात।